जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हुए। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, सरकार किस फसल के लिए FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस उचित पारिश्रमिक मूल्य की घोषणा करती है? सही आंसर है गन्ना। बाकी 22 फसलों के लिए, 22 फसलों के लिए सरकार किस चीज की घोषणा करती है? MSP की घोषणा करती है। MSP की जो संस्तुति करती है, संस्तुति मीन्स रिकमेंडेशंस, CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा संस्तुति होती है MSP की, और इसको एक्सेप्ट करना सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको बाद में फाइनल अप्रूवल देती है। तो जो भी है, गन्ना के लिए क्या होता है FRP, MSP नहीं होता है गन्ना के लिए। बाकी सब के लिए क्या होता है? MSP। MSP का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जिससे कम मूल्य अगर मार्केट में हो जाए तो सरकार MSP पे किसानों से खरीद कर लेगी। LAF तरलता समायोजन सुविधा के प्रमुख उपकरण हैं रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या CRR, या तीनों हैं? बताइए। तरलता लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता मैंने मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना है या घटाना है, इसके प्रमुख उपकरण क्या है? अब मार्केट में ज्यादा पैसा हो गया, उसको वापस लेना है, तो RBI क्या करेगी? दर को कम कर देगी। कम करने से क्या होगा? अगर बैंक रेट देखिए, एक होता है रेपो दर, एक होता है रिवर्स रेपो दर। जिस दर पर बैंक लेते हैं RBI से उधार, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। और जिस दर पर बैंक से RBI लेता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है अगर, तो क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये है आपका ऑप्शन C में। किसे कृत्रिम मुद्रा माना जाता है? आर्टिफिशियल करेंसी किसे माना जाता है? देख लीजिए कौन सा है। आर्टिफिशियल करेंसी है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। हिंदी थोड़ा टिपिकल हो जाता है, SDR है, ठीक है। कृत्रिम मुद्रा का नाम क्या है? SDR। ये कौन जारी करता है? IMF। SDR एक मुद्राओं का बास्केट के ऊपर जारी करता है। कौन कौन सा है उसमें? डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, जापान का येन है, और 2016 में जो लास्ट जुड़ा है वो क्या है? चीन का रेमिनबी। इन करेंसीज का बास्केट है SDR। इसे क्या माना जाता है? कृत्रिम मुद्रा माना जाता है। इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस एक्ट मीन्स अधिनियम के तहत प्रथम ICS परीक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रथम ICS परीक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई 1922 में। किसी किसी बुक में 1923 में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। किसी बुक में दिया है 1922, किसी में दिया है 1923। लिखा गया कि 1922 में सहमति बनी थी और एग्जाम 1923 में हुआ था।
और किसी किसी में दिया है कि 1922 में ही एग्जाम हुआ था। तो लंदन में और इलाहाबाद में एक साथ परीक्षा हुई थी। किस अधिनियम के आधार पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट में कहा गया था कि भारतीयों को भी परीक्षा देने के लिए योग्य माना जाए। अब है नेक्स्ट 1919 में आपका वो कानून बना, लेकिन उस अधिनियम के आधार पर 1922 में पहली बार एग्जाम हुआ। लेकिन एक चीज और एक याद रखिए कि आईसीएस परीक्षा जो है ब्रिटिश द्वारा शुरू बहुत पहले ही कर दिया गया था, लेकिन एग्जाम देने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? इंग्लैंड में। अब देखिए किस एक्ट अधिनियम द्वारा आईसीएस परीक्षा ब्रिटिश द्वारा शुरू की गई। आईसीएस परीक्षा जो शुरू की गई, जो आजकल का यूपीएससी जो एग्जाम लेती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो उस आईसीएस परीक्षा का ब्रिटिश द्वारा शुरू किया गया किस अधिनियम के आधार पर? ऑप्शन से आपकी यही चारों ए बी सी डी जो पहले वाले क्वेश्चंस में है, ऑप्शन वही वाला ऑप्शन है। तो सही आंसर है आपका आईसीएस परीक्षा ब्रिटिश द्वारा शुरू किया गया चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। कानूनी रूप से इस अधिनियम द्वारा परीक्षा शुरू किया गया, लेकिन परीक्षा कहाँ होती थी? हमेशा लंदन में। 1922 में पहली बार इलाहाबाद में भी परीक्षा हुई। प्रथम भारतीय जो आईसीएस अधिकारी बने, ये एनडीए एग्जाम में पूछा गया है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके द्वारा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारियों का चयन किया जाता है। एयरफोर्स के जो पायलट बनते हैं, दो परीक्षाएं होती हैं, एनडीए और सीडीएस। एनडीए 10+2 के बाद होता है, जबकि सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद होता है। प्रथम भारतीय जो आईसीएस अधिकारी बने कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए आप। सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के ये बड़े भाई थे। 1863 में ये पहले भारतीय थे जो आईसीएस अधिकारी बने। अब देखिए एग्जाम शुरू किया गया था 1853 के एक्ट द्वारा, और पहले अधिकारी कब बने? 1863 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये कौन थे? ये सेकंड भारतीय थे जो आईसीएस अधिकारी बने। सुभाष चंद्र बोस भी 1920 में सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। इनका रैंक था 4th रैंक। 20 साल, लगभग 20-21 साल में इन्होंने ये परीक्षा पास कर ली थी, और 1921 में इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा पांडिचेरी को यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी? किस संविधान संशोधन द्वारा? सही आंसर है 14वां संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। 1877 में आईसीएस परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? लॉर्ड लीटन इस समय थे। आईसीएस परीक्षा के लिए आयु 21 से घटाकर कर दी गई थी 19 वर्ष, ताकि भारतीय इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। परीक्षा भी बहुत कठिन होती थी, इंग्लैंड में जाके देना पड़ता था, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जोड़े जाते थे जिनकी जानकारी भारतीयों की होती नहीं थी। किसे अप्रत्यक्ष सब्सिडी माना जाता है? अप्रत्यक्ष मतलब एक होता है, सपोज कीजिए मैं किसी को डायरेक्ट एक नोट दे रहा हूँ
₹100 का, तो ये कौन सा उसको मैं हेल्प कर रहा हूँ? प्रत्यक्ष। लेकिन सपोज मैं किसी को उसको मोरली सपोर्ट कर रहा हूँ कि तुम कर सकते हो, मैं उसको कुछ दे नहीं रहा हूँ लेकिन उसको मोरली सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाता है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो किसान को अगर खेती करने के लिए हम ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो हम दे रहे हैं उसको, तो इनडायरेक्ट सब्सिडी उसको माना जाएगा। तो देखिए इसको कैच करने का सबसे ये चारों हैं, उनमें से ये ऑप्शंस है A, B, C या D। अगर आपने इसको पकड़ लिया, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या है? हम लोग डायरेक्ट दे रहे हैं उसको, किसान को डायरेक्ट देते हैं ना कि ठीक है 1450 सपोज प्रति क्विंटल MSP हम दे रहे हैं धान के लिए, तो ये है क्या? डायरेक्ट। बाकी क्या है? उर्वरक सब्सिडी दे रहे हैं, उसको लोन दिला रहे हैं, या लोन में वेवर दे रहे हैं या सब्सिडी दे रहे हैं, फसल बीमा करवा रहे हैं, या किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दे रहे हैं, किसानों को टीवी पे जानकारी दे रहे हैं किसान चैनल द्वारा। तो ये सब क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट। तो यहाँ पूछ रहा है किसे इनडायरेक्ट सब्सिडी माना जाता है, जिसमें MSP नहीं है। MSP 3 नंबर किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इनडायरेक्ट सब्सिडी ये सब है। अंतर्राष्ट्रीय क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी अरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी अरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। वेयर इज ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी अरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। संविधान सभा के सचिव कौन थे? सचिव मीन्स सेक्रेटरी। सही आंसर है HBR अयंगर। कौन थे सचिव? HBR अयंगर। उर्दू समाचार पत्र वंदे मातरम किसने प्रकाशित किया? सही आंसर है लाला लाजपत राय। आप वंदे मातरम देख के अरविंदो घोष मत याद रखिए। उर्दू समाचार पत्र की यहाँ मैंने बात की है, उर्दू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सिटीजनशिप से, नागरिकता से प्रश्न है। जन्म के आधार पर नागरिकता किन्हें मिलेगी? जिनका जन्म हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने। संविधान के लागू होने से 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987 तक जिनका जन्म हुआ है, कहीं के भी हो, अगर वो उनका जन्म भारत में हुआ है तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट है, वे नागरिक माने जाएंगे जिनके माता या पिता, मतलब माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर एक उनके जन्म के समय भारतीय नागरिक हो तो वे क्या माने जाएंगे? भारतीय माने जाएंगे। देखिए इसमें है जन्म के आधार पर, मतलब वो खुद जन्मे हो तब है। 1987 से पहले, 1950 से लेकर 1987 तक अगर उनका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत के नागरिक होंगे। सेकंड है कि उनका जन्म के समय माता या पिता दोनों में से अगर एक भी कोई भारत के नागरिक हो तो वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। कब से है? 1987 से लेके 2004 तक। अगर इस ड्यूरेशन में उनका जन्म हुआ है, मतलब माता और पिता दोनों में से कोई भी अगर एक है तो क्या है? भारतीय नागरिक माने जाएंगे। और 2004 के बाद कोई भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब माता और पिता दोनों, माता प्लस पिता दोनों भारतीय नागरिक हो। तो देखिए 3 आधार पे हो गया। एक है 26 जनवरी
1950 से लेके ये है 1987 तक, 1987 तक। एक तो ये कंडीशन है अगर उनका जन्म भारत में हुआ है तो। सेकंड कैटेगरी है कि उनके जन्म के समय माता और पिता दोनों में से कोई अगर एक हो। कब से कब तक? 1987 से लेकर 2004 तक। इसमें क्या है? माता या पिता दोनों में से कोई एक। और तीसरा है कैटेगरी 2004 के बाद से लेकर जो भी है माता और पिता, माता प्लस पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं, तभी उनको नागरिकता मिलेगी। चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट द्वारा नागरिकता के लिए अवधि 11 वर्ष से घटाकर कितनी कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट द्वारा पहले था कि अगर कोई 11 वर्ष से भारत में रह रहा है तब जाके वो सिटीजनशिप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। और उसमें भी एक कंडीशन है कि अप्लाई करने से 1 साल पहले वो यहाँ रह रहा हो। तो कितना है? कर दिया गया है 5 वर्ष। पहले 11 वर्ष था, अब है 5 वर्ष। और उसमें भी है 1 साल पहले से रह रहा हो। तो एप्लीकेशन बनाने देने से पूर्व वो कितने साल से रह रहा हो? 6 वर्ष। तो सही आंसर है 5 वर्ष, लेकिन अगर एप्लीकेशन देने का अवधि भी काउंट कर ले तो हो जाएगा 6 वर्ष। किस ताप पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? मतलब माइनस, नेगेटिव मान जो होता है ना, नहीं होता है। सही आंसर है केल्विन। संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सीटिंग, लोकसभा राज्यसभा का प्रावधान जो होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, लोकसभा स्पीकर जिनकी अध्यक्षता करते हैं, का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ये प्रावधान, जॉइंट सीटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अशोक के लघु शिलालेख कहाँ नहीं मिला है? लगभग 6 जगहों पे लघु शिलालेख मिले हैं, तो उनमें से कौन सा जगह नहीं है? तो सही आंसर है आपका सारनाथ। मास्की, ब्रह्मगिरी, गविमठ ये कर्नाटक में है, यहाँ पे लघु शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? निष्कासित किया था मीन्स भारत से निकाल दिया था। ये सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड। ये है सही आंसर। इनको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। चलिए आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल के क्लास में कुछ नए क्वेश्चन का समावेश किया जाएगा। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि गलत है, उसका आंसर गलत है या क्वेश्चन गलत है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, लिखिएगा। उसको मैं कमेंट सेक्शन में ही सुधार कर दिया करूँगा। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जिसमें असीम सुधार की संभावनाएं रहती है। मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आप लोगों के इंटरेक्शन से आप लोगों का भी ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।